हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। अगर आपको टर्म 2 में अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये वाले क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका करा हुआ होना चाहिए। ये वाला अच्छे से लर्न करने वाले क्वेश्चन। देखो, अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिस्ट्री का और साथ में इकोनॉमिक्स का, सिविक्स का, हमारी जियो का और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बना रखा है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, ये मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अपलोड कर चुका हूं। उसका भी लिंक जो है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने बिल्कुल कुछ नहीं कर रखा, थोड़ा बहुत कर रखा है और उसे लगता है यार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो सबसे पहले मेक श्योर करो ये 50 क्वेश्चन आपके करे हुए हो। ठीक है। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम लेने का फायदा नहीं है, एग्जाम बहुत नजदीक है। चलो, पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको ये बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया की क्या सिचुएशन थी, इंडिया कौन कौन सी प्रॉब्लम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फेस कर रहा था। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो इंडिया फेस कर रहा था, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया है, आपको पता है वो ब्रिटिश का गुलाम था। 1914 से लेकर 18 तक चला था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उसमें जो इंडिया है वो ब्रिटिशरों का गुलाम था। और जो ब्रिटिश थे वो लड़ाई में लगे हुए थे, जिसकी वजह से उनको पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने इंडिया के अंदर कस्टम ड्यूटीज रेज कर दी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। हमारी इकोनॉमी पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, डबल हो गए। और साथ ही में वो क्या कर रहे थे, फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे। उनको लड़ाई लड़ने के लिए लोग की जरूरत थी, तो इसलिए उन्होंने हमारे विलेज से लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया आर्मी के अंदर। और लास्ट पॉइंट यह है कि क्रॉप फेलियर आ गया था, फसल खराब हो गई थी, हमारे फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, बहुत बड़ी बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे। ये हमें पता चला 1921 के सेंसस से। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पक्का 2 मार्क्स में आपका फंस सकता है। ये क्वेश्चन क्या है कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है गांधी जी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो गांधी जी बिलीव करते थे, गांधी जी का कहना था कि अगर आपका कॉज ट्रू है, अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको फिजिकल फोर्स यूज करने की, खून खराबा, वायलेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। आप प्यार से भी अपनी बात मनवा सकते हो, आप नॉन वायलेंट तरीके से भी अपनी बात मनवा सकते हो, लड़ाई लड़ सकते हो नॉन वायलेंट तरीके से। ठीक है। और बेसिकली अपने ऑपरेसर को, जो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, उसको सच्चाई दिखा सकते हो कि जी आप जो कर रहे हो वो गलत है, रुक जाओ। और वो भी बिना खून खराबे के। ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट दी प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। यानी गांधी जी ने रॉलेट एक्ट 1919 क्यों किया, रॉलेट एक्ट को लेकर सत्याग्रह किया था ना, क्या था रॉलेट एक्ट, उसके बारे में बताना है। और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों किया, है ना, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह क्यों किया। या आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई वी कॉल्ड रॉलेट एक्ट अ ब्लैक लॉ। ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में ना पूरा का पूरा पेपर आपका करा हुआ आएगा, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की बात होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ सारे में और वाले क्वेश्चन भी बताए हैं कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, और ऐसे नीचे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। चलो, सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट था क्या, वो उसकी बात कर लेते हैं। ये लिखी रॉलेट एक्ट की डेफिनेशन। तो रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल के रखा जा सकता है। ये बोला था ब्रिटिशर ने, अपने फायदे के लिए कर रही थी वो, ताकि अगर कोई भी इंडियन आजादी के लिए आजादी की मांग करे, इंडिपेंडेंस की मांग करे, तो उसको जेल में डाल दो बिना मुकदमा चलाए। क्योंकि अगर मुकदमा चल गया तो साबित होगा यार उसने तो कुछ किया ही नहीं, क्या पता वो नॉन वायलेंट तरीके से आंदोलन कर रहा हो, है ना। तो ये एक चीज थी जिसकी वजह से एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा खराब लॉ था। और साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो लॉ है ये पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने, और वहां पर इंडियन भी बैठे थे। उन्होंने बोला था कि मत लाओ, फिर भी अपोजिशन जो इंडियन थे, उनके अपोजिशन के बाद भी इस लॉ को लेकर आए। ठीक है। और इसमें बेसिकली गवर्नमेंट को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी थी हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकने के लिए। ठीक है। 3 पॉइंट है, तीनों बहुत अच्छे से लर्न कर लेने, और रॉलेट एक्ट की डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है। और कौन लेकर आया ये भी याद होना चाहिए, इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल। जलियांवाला बाग का क्वेश्चन सीधा 5 नंबर में आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा, और ये सीधा आपको छाप देना है, याद रखना, बिल्कुल छाप देना डिट्टो। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को क्या होती है, आंसर फॉर्मेशन में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आंसर भी दिखाए हैं। मैं क्वेश्चन दिखा सकता था, बट मैंने आंसर भी दिखाया है कि ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ये वर्ड अंडरलाइन करना है। ओके। अब हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर मेला लगा हुआ था बैसाखी का। कुछ लोग वहां पर रॉलेट एक्ट जो था ना उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, और कुछ लोग वहां पर बैसाखी का मेला अटेंड करने के लिए आए थे। बहुत सारे लोग गांव से आए थे, उनको नहीं पता था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ का मतलब होता है सारी की सारी पावर आर्मी के सबसे बड़े लीडर को दे दी जाती है, और आप झुंड बना के खड़े नहीं हो सकते। ठीक है।
जनरल डायर के पास जैसी सारी की सारी, और उस टाइम जो आर्मी का लीडर था उसका नाम था जनरल डायर। तो जनरल डायर ने क्या किया, इस चीज का फायदा उठाया, उसने देखा कि सारे के सारे जो लोग हैं वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा है, उसने सारे एग्जिट पॉइंट को बंद करवाया और दे दनादन गोलियां चलवा दी। बहुत सारे इंडियन मारे गए, मतलब आज भी कहा जाता है कि वहां की मिट्टी लाल है, इतना खून बहा वहां पर, बहुत सारे लोगों को मारा गया। ठीक है, और जब इतने सारे लोगों को वहां पर मारा गया तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही क्रूअल एक्ट था जो कि ब्रिटिश ने किया या जनरल डायर ने किया। जब जनरल डायर से पूछा गया जी आपने ऐसा क्यों किया, इतने सारे लोगों को क्या मरवाया, तो उसने बोला कि मैं कुछ नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ एक प्रोड्यूस करना चाहता था मॉरल इफेक्ट ऑन सत्याग्रही माइंड, कि वो बार बार सत्याग्रह ना करे। ठीक है, देखो सिर्फ मतलब ये उन्होंने कुछ सत्याग्रह वाले जो यानी जलियांवाला बाग में कुछ गलत नहीं हो रहा था, बस वो ये कहना था जनरल डायर का कि कुछ गलत ना करे वो, इसलिए ये क्या रीजन होता है। चलो, और साथ ही में फिर इंडियन ने भी इसको पॉजिटिवली नहीं लिया, इंडियन को भी लगा यार ये क्या, हम तो शांति से कर रहे थे और उन्होंने गलत किया, तो वो सारे के सारे इंडियन भी उतर गए। उन्होंने भी क्या किया कि गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करना शुरू कर दिया, और फिर हमारे पुलिस और हमारे इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उनके बीच में फाइट वगैरह भी हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉरी मांगने की जगह एक्सट्रीम स्टेप उठाया सरप्रेस करने के लिए। उन्होंने इंडियन जो नेशनलिस्ट थे जो आज़ादी के लिए फाइट कर रहे थे, रॉलेट एक्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, जो जलियांवाला बाग को देखकर बहुत दुखी थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, क्रॉल करने के लिए सारी की सारी चीज़ें बोली गई। क्रॉल यानी रेंगना, है ना, वो ये सारी की सारी चीज़ें बोली गई। और इवन उन्होंने हमारे इंडिया के बहुत सारे विलेज में बॉम्ब ब्लास्ट भी किए, ठीक है, ताकि जो सत्याग्रह है उनको रोका जा सके। ओके, आपको साफ पता चल रहा है कि ये जो चीज़ें करी थी वो इनह्यूमन एक्ट था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन इंडिया और इंडियन नेशनलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन दी कंट्री साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्री साइड नहीं, कंट्री साइड का मतलब बेसिकली गांव वगैरह होता है, आपको आ सकता है सिटीज का। ठीक है, ये आपको पता होगा, सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था कि सिटीज के अंदर जो था वो हमारा जो था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, लोगों ने उस पर कैसे रिएक्ट करा। मैं कंट्री साइड का भी बताऊंगा आपको, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो है अलग क्वेश्चन है और ये दोनों अलग क्वेश्चन है कि बेसिकली मिडिल क्लास लोगों ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करा, ठीक है, और इकोनॉमिक फ्रंट पे कैसे पार्टिसिपेट करा, या आपको बताना सिटीज में कैसे पार्टिसिपेट करा। पहले ये बता देता हूँ, फिर कंट्री साइड पे आएंगे गांव में कैसा रिएक्शन था। तो शहरों में लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा, मिडिल क्लास लोगों ने, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, लॉयर ने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, है ना। एक जगह को छोड़कर मद्रास के अंदर एक जस्टिस पार्टी थी जिसने इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया, बाकी सारी पार्टी ने बॉयकॉट किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो थे वो अपने आप को हाई क्लास हिंदू मानते थे, और जो जस्टिस पार्टी थी दलित की पार्टी थी, उस टाइम डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो हमारे जस्टिस पार्टी के लोगों को लगा कि यही तरीका है, यही दिन है, अगर आज हमने इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया तो हम कभी पावर में नहीं आ पाएंगे और अपनी कंडीशन को कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही में फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाने लगा, अंग्रेजों के जो भी कपड़े थे उनको बॉन फायर में जलाया जाने लगा, पिकेटिंग की जाने लगी, लिकर शॉप की, जो शराब की दुकान है उसकी पिकेटिंग का मतलब हो जाए जैसे शराब की दुकान है, इसके आसपास लोग खड़े हो गए, ना किसी को आने दे रहे बाहर और ना किसी को बाहर जाने दे रहे, ना आने दे रहे ना जाने दे रहे, तो ये सारी इसका मतलब होता है पिकेटिंग। तो ये पिकेटिंग भी की गई थी। और जब फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो हम कपड़ों का इंपोर्ट करते थे ना 102 करोड़ का 1921 में, वो एकदम से कम हो गया। ब्रिटिश के जो कपड़े थे वो आना कम हो गए। 1922 में सिर्फ 57 करोड़ रह गए। आपसे इकोनॉमिक फ्रंट पूछा था ना, तो इकोनॉमिक मामले में ये पॉइंट लिखना है। और साथ ही में बहुत सारे इंडियन ट्रेडर भी थे, उन्होंने ब्रिटिश के कपड़े या जो फॉरेन गुड्स थे उनको खरीदने से भी मना कर दिया और फॉरेन की चीज़ें खरीदने से भी मना कर दिया। और इससे हमारे इंडियन हैंडलूम्स, इंडिया के हाथ से बने जो कपड़े थे या कपड़े थे, इंडियन मिल्स, वो थोड़ा सा आगे बढ़ी और लोगों ने इंडियन कपड़े पहनना शुरू किया, है ना। बट जितनी तेजी से मूवमेंट ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे भी गिर गया। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको क्योंकि आपको अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप क्यों हुआ, कम क्यों हुआ बेसिकली सिटीज में। अगर बिल्कुल आए कि खत्म क्यों हुआ, फिर तो आपको पता है चौरी चौरा में इंसिडेंट हुआ था, वॉयलेंट क्लैशेस हो गए थे हमारे पुलिस वालों के बीच में और हमारे सत्याग्रही जो थे उनके बीच में हो गया था। पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी चौरी चौरा के अंदर 1922 में, है ना। कहाँ पर है ये? गोरखपुर के अंदर है। ओके, बट अगर आपसे पूछे कि सिटी के अंदर ये मूवमेंट जो है वो धीरे क्यों हुआ, तो इसका रीजन पहला था कि दो थे। एक तो खादी, गांधी जी ने ये बोला था कि ब्रिटिश के कपड़े मत पहनो, फॉरेन गुड्स मत पहनो। तो लोगों ने पूछा जी क्या पहने फिर, तो गांधी जी ने बोला जी खादी पहनो। अब लोगों ने कहा कि इतनी महंगी है ये, कुछ टाइम तो अफोर्ड करा बट उसके बाद अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उन्होंने दोबारा से ब्रिटिश के कपड़े पहनना शुरू कर दिए। नेक्स्ट है कि जी लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, यानी कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, ब्रिटिश का स्कूल था वहाँ पर, स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? टीचर अगर
ब्रिटिश के स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसलिए उन्होंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वुमेन ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कैसे करा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर वुमेन ने बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। उन्होंने भी लिकर शॉप की पिकेटिंग करी थी, नमक बनाया था उन्होंने, है ना, जेल तक गई थी वो, ओके। ये सारी की सारी चीजें करी थी, और ज्यादातर वुमेन जो थी वो अर्बन एरिया से थी, जो हाई कास्ट की फैमिली थी उसमें से। और अर्बन एरिया, जो रूरल एरिया था, गांव वाले इलाके में जो रिच पीजेंट की फैमिली के अंदर जो फीमेल्स थी, उन्होंने इस सीडीएम के अंदर बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है, क्या वजह है जिसकी वजह से आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि ये हमारी सेक्रेड ड्यूटी है। ये वर्ड लिखना मत भूलना, आपके अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपकी टीचर की आंसर की में ये वाला वर्ड लिखा होगा, सेक्रेड ड्यूटी। तो उन्होंने बोला ये हमारी पवित्र ड्यूटी है, अपने देश के लिए चीज हमको करनी ही करनी है। इतना सब करने के बावजूद भी वुमेन को वो सिचुएशन नहीं मिली, वो आप कह सकते हो आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं की गई, उनको जो दिया जाना चाहिए था, सपोर्ट दिया जाना चाहिए था, वो नहीं किया कांग्रेस ने उनको। कांग्रेस खुश तो हुई कि हाँ वुमेन सपोर्ट कर रही है, बट उनको कोई सराहना नहीं मिली। मतलब वुमेन को जब पोस्ट देने की बात आई तो कांग्रेस पीछे हट जाती थी, ठीक है। सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस उनको अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉजेज ऑफ सीडीएम। मैं आपको बता दूं सिर्फ इसी चैप्टर के 12 क्वेश्चन है, ये जो हमारा नेशनलिज्म इंडिया है सिर्फ इसके 12 क्वेश्चन है, बाकी सब चैप्टर के 6 क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इस वीडियो में, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ सीडीएम, यानी जो सीडीएम था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, क्यों शुरू हुआ। पहली बात तो फेलियर ऑफ साइमन कमीशन। आपको पता है ना साइमन कमीशन क्या था, इंडिया की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए एक साइमन कमीशन बनाया था टोरी गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश के अंदर उस टाइम, ब्रिटेन के अंदर टोरी गवर्नमेंट थी, उसने बनाया था 1927 में बनाया था। 7 बंदे थे उसमें, उनका लीडर था जॉन साइमन। और मजे की बात है उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, मतलब आप इंडिया के लिए रिफॉर्म करने आ रहे और उसमें कोई भी इंडियन नहीं। तो इसकी वजह से लोगों ने थोड़ा सा गुस्सा जताया और सीडीएम इसी की वजह से स्टार्ट हुआ। दूसरा रीजन था कि इंडिया की इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इंडियन को लग रहा था कि ये जो अंग्रेज है वो कुछ कर नहीं रहे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सीडीएम वगैरह शुरू कर दिया, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से जो एग्रीकल्चर जो गुड्स है उनका प्राइस सस्ता हो गया था, कम हो गया था, और हमारे जो फार्मर है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है जी ऑपरेसिव कॉलोनियल लॉ। सीडीएम शुरू होने का एक और रीजन था, दैट इज बहुत सारे ऐसे लॉ थे जो कि बहुत खराब थे, जिसमें से एक लॉ कौन सा था, सॉल्ट लॉ। ब्रिटिश ने है ना मोनोपोली कर रखी थी कि सिर्फ नमक हम बना सकते हैं समुद्र के पानी से, और कोई नहीं बना सकता। और ये बहुत खराब चीज थी, क्योंकि नमक तो ऐसी चीज है अमीर गरीब सब यूज करते हैं खाने में। तो इसी वजह से भी आप, इस वजह से सॉल्ट लॉ को तोड़ने की वजह से भी सीडीएम आया कि यार सॉल्ट लॉ को खत्म करना है। और सॉल्ट लॉ के अलावा भी बहुत सारे कानून थे जिसको खत्म करना था, तो उसके लिए आप कह सकते हो सीडीएम वगैरह शुरू किया गया। और लास्ट है टू अटेन स्वराज, पूर्ण स्वराज, एक आज़ादी की फाइट के लिए, बिल्कुल पूर्ण आज़ादी पाने के लिए भी आप कह सकते हो कि हमने सीडीएम वगैरह किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट होता है कि जब आप लॉ को मानने से रिफ्यूज कर दो और इवन लॉ को ब्रेक करो, इसी को कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके अंदर यही होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने, यानी जो बड़े बड़े, अभी हमने ऊपर वुमेन्स का देखा था कि वुमेन्स ने कैसे पार्टिसिपेट करा था सीडीएम में, है ना। उन्होंने सेक्रेड ड्यूटी मानी थी अपनी, उन्होंने बोला था हमारी पवित्र ड्यूटी है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी सीडीएम के अंदर पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। क्यों करा था और कैसे करा था उसके बारे में दे रखा है, देखो। तो बेसिकली जो हमारे बिजनेस क्लास थे ना, जो हमारे बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो 2 चीजें चाहते थे, ठीक है। पहली चीज तो ये चाहते थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्टेड ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब जो बाहर से इंपोर्टेड गुड्स आ रहे हैं उनको थोड़ा कम कर दिया जाए, क्योंकि उनसे इंडिया के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे ना, उनकी चीज कोई खरीद नहीं रहा था। तो इसलिए उनको लगा कि इंपोर्ट जो चीजें हो रही है ना, उन पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन लगाया जाए। और साथ ही में वो रुपये और स्टर्लिंग को, फॉरेन एक्सचेंज के रेशो को आप कह सकते हो कि डिस्करेज करने की बात कर रहे थे, ठीक है। ओके, ये रुपी और स्टेरलिंग अगर मैं समझाने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इकोनॉमिक्स का ही 11-12 में इसके बारे में पढ़ोगे। बट वो ये भी चाहते थे कि प्रोटेक्शन चाहते थे रुपये और स्टेरलिन के फॉरेन एक्सचेंज के रेशो में, ठीक है। वो ये चाहते थे ताकि इंपोर्ट डिस्करेज हो, ओके। नेक्स्ट है कि जो हमारे बिजनेस क्लास थे उनकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी थी, जिसमें से एक थी फिक्की। फिक्की की फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और एक और थी दैट इज इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस। ये 1920 में बनी थी, 1927 में, ठीक है। अगर और कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम दे रखे हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला, ठीक है।
और इन्होंने कैसे सपोर्ट किया था, इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट दी थी और ये मना कर दिया था इन्होंने कि हम इंपोर्टेड गुड्स नहीं खरीदेंगे। ठीक है, देखो एक थोड़ा सा पहले ओरली बता देता हूँ मैं आपको दोबारा से कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने पहले तो कैसे सपोर्ट करा, पैसे देकर सपोर्ट करा और वो इम्पोर्टेड जो चीज़ें उन्होंने खरीदने से मना कर दिया। ठीक है, क्यों करा उन्होंने सीडीएम में सपोर्ट, तो वो चाहते थे कि इम्पोर्टेड ड्यूटी से थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले और जो स्टर्लिन है और रुपी है उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रेशो है वो कहीं ना कहीं डिस्करेज हो ताकि इम्पोर्ट से प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, ये वाली लाइन जो सेकंड पॉइंट है एज इट इज याद कर लेना अगर समझना है तो। और कोई बिजनेसमैन के नाम वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और दूसरे थे हमारे जीडी बिरला। ये दो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उस टाइम, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जब सीडीएम शुरू हुआ ना इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे सपोर्ट करा, बट धीरे धीरे उन्होंने सपोर्ट कम कर दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने भी सीडीएम वापस ले लिया था। ठीक है, ओके जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट आते हैं कि सम ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और द लूक वॉर्म इन द रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या रीजन है? 4 रीजन है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ दलित, नो पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम। मैं समझा देता हूँ। देखो सीडीएम के अंदर है ना बहुत अच्छा गया, सीडीएम सक्सेसफुल हुआ, बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम रह गई। क्यों? इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना हो सकता था। वैसे सक्सेसफुल हुआ बट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता था, बट इतना ज्यादा सक्सेसफुल ना होने के पीछे कारण ये था कि दलितों ने पार्टिसिपेट नहीं करा। ठीक है, लिमिटेड पार्टिसिपेशन था दलित का। एक्चुअल में दलित ने पार्टिसिपेट की बात नहीं है, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि दलित पार्टिसिपेट करे। क्यों ना करे? क्योंकि उस टाइम में ना कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा हाई क्लास हिंदू मानते थे लोग अपने आप को, तो वो दलित से थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि दलित पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, दूसरा है कि नो पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम। मुस्लिम ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि वो मानती थी कि कांग्रेस है ना कहीं हिंदू महासभा और हिंदू रिलीजन से थोड़ा सा पास है। ठीक है, और मतलब थोड़ा करीब है। ओके, तो ये था। तीसरा पॉइंट है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशन। मैं आपको बताता हूँ, सिविल डिसोबीडियंस जब मूवमेंट शुरू हुआ था ना तो इंडस्ट्रियल क्लास अलग थी, उनका अपने फायदे के लिए कर रहे थे, और रिच पीजेंट अपने फायदे के लिए, पुअर पीजेंट अपने फायदे के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर अपने फायदे के लिए। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सब अपना अपना फायदा देख रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस ने इंडस्ट्रियल वर्कर का भी सपोर्ट लेने से मना कर दिया। और लास्ट है कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लीडर ऐसे भी थे जिन्होंने बोला यार हमने ना इलेक्शन को बॉयकॉट करके गलती कर दी। तो ये भी एक रीजन है। ठीक है, कि कुछ ने इलेक्शन लड़ने की सोची बाद में, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से सीडीएम इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 5 पॉइंट डिट्टो लिखकर आ जाने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ट्राइबल फार्मर। ऑल दो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये ट्राइबल फार्मर वाला, बट ये मैंने डाला इसलिए है, इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क करा है क्योंकि अभी एक मूवी आई है दैट इज RRR, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं टीचर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है जो भी क्वेश्चन पेपर बना रहा है। तो मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइबल फार्मर की ओन मतलब अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी के आइडिया की, दैट इज स्वराज। ठीक है, तो आपको पता है इसमें बेसिकली आपको बताता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो हमारे ट्राइबल पीजेंट थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, तो आपको पता है ब्रिटिशर के बहुत सारे लॉ थे फॉरेस्ट को लेकर, जिससे हमारे ट्राइबल पीजेंट भी बहुत परेशान थे। जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश के गोदाम हिल्स के अंदर जो हमारे बहुत सारे पीजेंट थे ना, उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉ थे है ना उसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया और वो वायलेंट हो गए। आंदोलन क्यों किया उन्होंने? क्योंकि अंग्रेज बोलते थे कि आप है ना जंगलों से कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, है ना। फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया क्यों नहीं ले सकते, हम तो हज़ारों सालों से ले रहे हो और आप तो बाहर से आए हो, ये इंडिया तो हमारा है। उन्होंने ये बोलना शुरू किया। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें, और वो फ्री में काम भी करवाते थे। वो है ना जो ट्राइबल जो हमारे पीजेंट है उनको पकड़ के फ्री में भी काम करवाते थे। तो इन वजह से हमारे जो पीजेंट है, हमारे ट्राइबल पीजेंट है, उन्होंने अपना मूवमेंट शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश के जो गोदाम हिल्स के अंदर है ना, हमारे अलौरी सीताराम राजू की लीडरशिप में एक मूवमेंट चलाया गया और वो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट था। गोरिल्ला नहीं बोल रहा, गुरिल्ला बोल रहा हूँ, हमेशा बताना पड़ता है। गुरिल्ला आर्मी स्कूल से जो होंगे ना उनको पता होगा, गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब होता है कि आप जो भी आपके पास औजार है उससे ही आप लड़ने लग जाओ, इसको कहते हैं। ठीक है, ओके। और ये जो है देखो, ये गांधी जी को, जो हमारे अलौरी सीताराम राजू है, गांधी जी को प्रेस तो करते थे, ठीक है, बट ये कहते थे कि शांति से बैठने से कुछ नहीं होगा, वॉयलेंट होना ही पड़ेगा, ऐसा कहना था इनका। सही है गलत है अब वैसे तो नहीं करना चाहिए वॉयलेंस, बट क्या पता उस समय ज़रूरी भी हो, बट कुछ नहीं कह सकते, वैसे वॉयलेंस खराब ही है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि ये वॉयलेंट हो गए थे, वॉयलेंस हो गया था, तो इसलिए अलौरी सीताराम राजू को पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1924 में, बट वो आज भी एक फोक हीरो हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेन फीचर ऑफ सॉल्ट मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना भी इंपॉर्टेंट लिख दो इस पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट निकलेगा। ठीक है,
अब सॉल्ट मार्च जो है 31 जनवरी 1930, अब देखो हुआ क्या होता है सॉल्ट मार्च, बात क्या हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ही रिलेटेड है। हमारे जो गांधी जी हैं उन्होंने ना लॉर्ड इरविन को, वॉइस आ रहे थे उस टाइम, उनको एक लेटर लिखा, बोला 11 डिमांड पूरी कर दो, जिसमें से कुछ कॉमन डिमांड थी और कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक आप कह सकते हो कि कम्युनिटी के लिए थी, जैसे फार्मर के लिए थी कुछ, है ना, पीजेंट के लिए थी कुछ, और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी कुछ, और कुछ कॉमन थी जैसे सॉल्ट लॉ को हटाना, ये कॉमन थी। मना कर दिया उसने, लॉर्ड इरविन ने, कि हम पूरी नहीं कर रहे। गांधी जी ने एक और लेटर लिखा, अल्टीमेटम लिखा कि जी पूरी कर दो, और अगर नहीं करा तो हम ये 11 तारीख को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। नहीं माना लॉर्ड इरविन, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने की सोची। अब क्वेश्चन ये आता है, गांधी जी को सबसे पहले दिमाग में आया, यार मैं किस चीज को तोड़ूं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है लॉ को तोड़ना, तो कौन सा लॉ तोड़ूं? फिर दिमाग में आया गांधी जी के कि सॉल्ट, सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो गरीब अमीर सब यूज करते हैं, और इस पे जो टैक्स लगाया है ब्रिटिशर ने वो बहुत खराब है, तो इसलिए इसको खत्म करना ही पड़ेगा। और फिर महात्मा गांधी जी ने सीडीएम शुरू कर दिया, और मतलब सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ, है ना, अपने कहाँ से, साबरमती से लेकर, यहीं लिखिए देखो, साबरमती से लेकर गुजरात का कोस्टल टाउन है दांडी, तो वहां से मतलब साबरमती से लेकर दांडी तक उन्होंने पैदल पथ यात्रा निकाली अपनी। 240 मील का रास्ता था, हर दिन 10 मील का रास्ता उन्होंने कवर किया, और दांडी पहुंचे। ओके, और उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बना, और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। ठीक है, चलो, आह्वान कर दिया था गांधी जी ने। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोकलोर्स, ठीक है, सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट एटसेट्रा इन शेपिंग द नेशनलिज्म ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। देखो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली ये टॉपिक है हमारा क्या नाम था उसका, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, देखो अगर सीडीएम का कोई क्वेश्चन आता है तो सीडीएम लिखा होता है, एनसीएम का कोई क्वेश्चन आता है तो एनसीएम लिखा होता है, सत्याग्रह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सत्याग्रह लिखा होता है क्वेश्चन में। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना कभी भी लिखा नहीं होता सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। जैसे आप देख सकते हो, क्या इसमें लिखा है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? नहीं। इसमें लिखा है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? नहीं। आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, मान लो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और आपको पल्ले ही ना पड़ रहा हो, आपको ये कंफर्म है कि जी ये हमारा हिस्ट्री से ही है, ठीक है, बट ये कौन से टॉपिक से ये समझ ना आ रहा हो कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, और उसमें नेशनलिज्म वर्ड लिखा हो, तो समझ जाना कि जी ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग ही है। 90% चांस ये है कि वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाला ही टॉपिक होगा, तो आपको यही लिख कर आना है। यहाँ से अलग अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि हाउ द इमेज ऑफ भारत माता इंक्रीज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियन, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या आपसे ये भी आ सकता है कि हाउ जो रिवाइवल ऑफ द इंडियन फोकलोर्स इंक्रीज कोई नेशनलिज्म फीलिंग इन अमंग इंडियंस, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो भारत माता के बारे में, तो पहले भारत माता को मतलब देखो, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब है कि सब में एक साथ लाने के लिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, तो सबको साथ में लाना इंपॉर्टेंट था, तभी तो मूवमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा। सीडीएम सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ था? सीडीएम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि हम सारे साथ में नहीं थे, सबकी अलग अलग एस्पिरेशन थी, है ना, पॉइंट देखा था ना हमने, तो सबको साथ में लाना जरूरी था, इसलिए ही बहुत सारी ऐसी चीजें करी गई ताकि सारे के सारे लोग साथ में आ सके। जैसे दी इमेज ऑफ भारत माता, भारत माता की इमेज को दर्शाया गया, भारत को माता की तरह बताया गया, और माता वो किसी एक कम्युनिटी, किसी एक रिलीजन, किसी एक लैंग्वेज नहीं थी, सबकी माता थी, भारत माता सबकी माता थी। तो ये एक चीज करी गई ताकि सब लोगों में नेशनलिज्म फीलिंग जाग सके। और फिर वंदे मातरम स्लोगन, वंदे मातरम भी गाया गया। ठीक है, वंदे मातरम लिखा गया, आनंद मठ के अंदर लिखा गया था वंदे मातरम, ये लिखा था बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय, इनको चटर्जी भी बोलते हैं, वो अंग्रेजों से बोला नहीं जाता था ना चट्टोपाध्याय, तो इसलिए उन्होंने चटर्जी रख दिया। तो चटर्जी या बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय लिखना वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बुक में ये लिखा है। तो हमारे बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा है, ये बात याद रखना, क्योंकि हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ वंदे मातरम एंड में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर स्वदेशी मूवमेंट के अंदर भी हमारे जो वंदे मातरम का स्लोगन है बहुत बड़े लेवल पे गाया गया, और उसके बाद जो हमारे अमिंदरनाथ टैगोर है उन्होंने इमेज भी बनाई थी भारत माता की। आई होप आपने वो मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने भारत माता की इमेज वगैरह दिखाई थी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है रिवाइवल ऑफ फोकलोर्स, यानी हमारी जो इंडिया की जो बहुत सारी लोक कथाएं हैं ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। कैसे? देखो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि बहुत सारी ऐसे हमारी कहानियां थी जिससे पता चलता था कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेशन था, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेशन था, और इंडिया, बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि अंग्रेज चले गए तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों को बताने के लिए कि नहीं, हमने भी अपने इतिहास में बहुत सारी चीज़ें करी है, तो इसलिए इंडियन फोकलोर्स को दोबारा से एक तरह से लोगों को दिखाया गया, बताया गया, और इसमें
रोल था रविंद्रनाथ टैगोर का। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया कि कहानियां वगैरह कलेक्ट करी थी, ठीक है, नर्सरी राइम्स वगैरह कलेक्ट करी थी, है ना। तो सारी चीज़ें कलेक्ट वगैरह करी थी और लोगों के सामने रखी थी। और मद्रास के अंदर नतेशा शास्त्री ने तो 4 बुकें लिखी, 4 वॉल्यूम लिखे। किस बुक के? द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। उनकी 4 बुकें हैं द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। उसमें उन्होंने पूरी भारत के दक्षिणी भारत से रिलेटेड जो भी कहानियां थी वो सारी की सारी बताई थी, ठीक है। चलो, और उनका कहना था कि जो हमारी ये फोकलोर्स है ना, यही हमारा नेशनल लिटरेचर है, ये भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट है जी आइकन एंड सिंबल। आइकन एंड सिंबल का क्या मतलब है? आइकन एंड सिंबल को भी साथ में, क्योंकि हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, क्रिश्चियन का अलग, इनका अलग, कृष्ण का क्रॉस होता है जैसे, तो सबके अलग अलग आइकन थे। तो इसलिए सबको साथ में लाने के लिए क्या किया गया? कॉमन आइकन बनाया गया, यानी एक ट्राई कलर, ठीक है। ग्रीन, रेड, ग्रीन, येलो कलर का एक डिजाइन किया गया था स्वदेशी मूवमेंट में। उसके अंदर 8 लोटस के फ्लावर थे, ठीक है। मैंने एक लाइव वीडियो भी ली थी जिसमें मैंने हिस्ट्री और सिविक्स कंप्लीट करवाई थी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैंने पिक्चर भी दिखाई थी आपको उस फ्लैग की, ठीक है। उसमें 8 लोटस थे जो इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंस को दिखाते थे, और चांद और सूरज थे जो हिंदू मुस्लिम को दिखाते थे, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी ने भी एक फ्लैग, स्वराज फ्लैग डिजाइन किया था 1921 में। रेड ग्रीन व्हाइट कलर का था, बीच में चरखा था। ओके, चलो। और लास्ट है कि री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को भी दोबारा से रीराइट किया गया, लोगों को बताया गया हमारी हिस्ट्री के बारे में, है ना, ताकि लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग जागे कि हाँ यार, हमारे भारत के योद्धाओं ने भी बहुत सारी चीजें करी है, ठीक है। तो अब हुआ क्या? बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मैनी इंडियन बिगन फीलिंग दैट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन, इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी ब्रॉट अबाउट डिफरेंटली। मतलब इंडियन हिस्ट्री को दूसरे तरीके से दिखाया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी हिस्ट्री को बहुत डिस्टॉर्ट कर दिया था, अपने तरीके से चेंज कर रहे थे वो। तो लोगों को बताया गया कि नहीं, हम भी रिलीजन में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, कल्चर में, फिलॉसफी में बहुत आगे अंग्रेजों से। बहुत पहले ही हमारी सिविलाइजेशन आ चुकी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये भी चीज़ें करी गई लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, अपने देश से प्रेम की भावना जगाने के लिए, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री का चैप्टर। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका करा हुआ होना चाहिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारी आ जाते हैं सिविक्स पे। तो सिविक्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला आ सकता है कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दो ही आ रहे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल पार्टीज पे आ जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बताने आपको, या रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के वो भी फंक्शन बताने आपको, ठीक है। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बताने हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर सेम ही है कि फंक्शन बताने हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी वो क्या काम करती है? इलेक्शन लड़ती है, अपनी जो पॉलिसी है वो लोगों के सामने रखती है, और लोग उसमें से चूज करके उनको वोट देते हैं और वो जीत जाती है, अगर लोग ज़्यादा वोट देते हैं तो। और अगर वो जीत जाती है तो लॉ भी बनाती है। आपको पता है इस टाइम जो है वो सेंटर के अंदर, मैं अभी 2022 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी सारे के सारे लॉ बना रही है। कभी बाद में कांग्रेस की होगी, आम आदमी पार्टी की होगी, किसी भी पार्टी की होगी, तो वो लॉ बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पार्टी फॉर्म, मतलब जो पार्टीज है वो क्या करती है? फॉर्म करती है और रन करती है गवर्नमेंट को, और अपने जो भी बड़े बड़े लीडर होते हैं उनको रिक्रूट करती है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे के सारे काम करती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है, ठीक है, देखो, अगर रूलिंग पार्टी है तो लॉ बनाएगी और गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी और रिक्रूट करेगी, ठीक है। और अगर वो हार जाती है तो वो क्या करती है? ऑपोजिशन का रोल निभाती है, ओके। और जो भी गलत काम हो रहे हो या गवर्नमेंट कुछ गलत स्टेप ले रही हो तो उनको क्रिटिसाइज करती है, और एक पब्लिक ओपिनियन शेप करती है और मूवमेंट वगैरह करती है, और जो भी इशू होते हैं उनको हाईलाइट करने का काम होता है ना, हमारी ऑपोजिशन पार्टी का। जैसे आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कुछ गलत करती है, तो ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ आंदोलन वगैरह करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो गवर्नमेंट मशीनरी भी प्रोवाइड करती है, नॉर्मल लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ही क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो लोगों तक ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टेट द कंडीशन एज लेड डाउन बाय द इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज द स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में डिफरेंस, या स्टेट पार्टी कैसे बनते हैं, नेशनल पार्टी कैसे बनते हैं, नेशनल पार्टी बनने का क्या क्राइटेरिया है, तो यही है पूरा का पूरा आंसर, यही लिखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि क्राइटेरिया ये बीच में लिखा हुआ है। देखो ध्यान से सुनो क्या क्राइटेरिया है। अगर पहले तो क्राइटेरिया से पहले डिफरेंस देख लो। नेशनल पार्टी होता है जिसका इन्फ्लुएंस पूरी कंट्री पे होता है, स्टेट पार्टी होता है जिसका एक रीजन तक लिमिटेड होता है, ठीक है। अब देख लो कोई पार्टी, नेशनल पार्टी कैसे बनती है। अगर किसी पार्टी को लोकसभा के टोटल वोट में से 6% वोट मिल जाए तो वो नेशनल पार्टी कहलाएगी, या ये एक तो ये हो गया। दूसरा है कि जो असेंबली इलेक्शन में, 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट और एटलीस्ट 4 4 सीटें,
तो वो क्या कहलाएगी, वो हमारी एक नेशनल पार्टी कहलाएगी। और स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया है, ये बड़ा सिंपल है, 6% वोट और 2 सीटें। एग्जाम्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल इसका है स्टेट पार्टी का, और झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, देखो नेशनल पार्टी के आपने नाम सुने होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब के नाम आपने जरूर सुने होंगे। और स्टेट पार्टी जो है अकाली दल आपने बहुत कम ने, पंजाब में जो है उन्होंने सुना होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड में उन्होंने सुना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या एक्सप्लेन इन 4 प्रॉब्लम एरिया इन वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, या चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ से पूछा जाएगा कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज is the major challenge to the political party all over the world, analyze the statement। अब देखो 4 प्रॉब्लम है या 4 चैलेंजेस है जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है। कौन कौन सी? पहला तो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी में कोई रजिस्टर नहीं बनाया जाता, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, किसी भी बड़ी पोस्ट के लिए लीडर को चुनने के लिए वोटिंग नहीं होती, एक ही बंदा डिसाइड करता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, क्योंकि इससे पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान हो रहा है। कैसे? अगर कोई बढ़िया लीडर लीड नहीं करेगा तो पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं हो पाएगा लॉन्ग टर्म में। तो ये हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिखना, अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट है कि चैलेंजेस टू डायनेस्टिक सक्सेशन। इसका मतलब ये है कि डायनेस्टिक सक्सेशन वाली प्रॉब्लम भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है। जैसे एक परिवार के अंदर से ही सारे के सारे, जैसे मैं हूं, फिर मेरा बेटा लीडर बनेगा, फिर मेरी पार्टी का, फिर मेरे बेटे का बेटा लीडर बनेगा पार्टी का। तो ये होता है डायनेस्टिक सक्सेशन, और ये बहुत ही ज्यादा खराब होता है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा, मान लो अगर मेरा बेटा कैपेबल ना हो पार्टी को संभालने के लिए, फिर तो नुकसान हो जाएगा ना पार्टी का। तो ये है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर, अब आप बोलोगे सर ये चैलेंज कैसे? तो फायदा है, मनी एंड मसल पावर का अगर हम यूज करते हैं तो पार्टियां जीतती है, जीतती तो है बट शॉर्ट टर्म के लिए जीतती है। ठीक है, मान लो आप किसी पार्टी, मतलब आप किसी पार्टी के लीडर हो, आपने पहले एक दबंग को, एक जो टेररिस्ट था या जो भी था, उसको पार्टी की टिकट दी और वो जीत गया। ठीक है, वो जीत गया। अब लोगों ने डर के वोट दिया उसे, बट अगली बार चलो मान लो उसको कुछ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है उसको, उसके बाद कोई दूसरा बंदों को आप वोट देते हो जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट क्योंकि आपकी पार्टी की इमेज इतनी खराब कर दी आपने एक गलत आदमी को टिकट दे दी थी पहले, इसकी वजह से वो जो सही आदमी है उसको भी वोट नहीं मिलेंगे, तो आपकी पूरी पार्टी पे एक तरह से कीचड़ उछल जाएगा। तो ये मनी एंड मसल पावर लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक है। और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। हर पार्टी सेम पॉलिसी दे रही है, सेम वादे कर रही है, तो इससे क्या होता है कि छोटी पार्टी को नुकसान होता है। अब आप सोचो कि कोई पार्टी है, बड़ी पार्टी, वो भी सेम पॉलिसी दे रही है, सेम चीजें कर रही है, और छोटी पार्टी भी सेम चीजें कर रही है, तो अगर वोट देने का टाइम आए तो मैक्सिमम लोग जो है वो बड़ी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि उनको शायद थोड़ा सा भरोसा होगा और उनको लगेगा कि ये बड़ी पार्टी है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा नुकसान भी होता है छोटी पॉलिटिकल पार्टी को। ये भी एक चैलेंजेस है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस वाला, जो कि फेस कर रही है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी चीजें करी गई है हमारी पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म करने के लिए। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी, मैं आपको बता देता हूँ, फिर क्या रिफॉर्म करा वो भी बताऊंगा। कि है ना, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर है ना, वो क्या करते थे, एक पार्टी से टिकट लेते थे, जीतते थे और अपनी पार्टी चेंज कर देते थे, है ना। तो इसको खत्म करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई थी। ठीक है, एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई थी ताकि ये सारी की सारी चीजें बंद हो। साथ ही में गवर्नमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक और चीज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक वो बना दिया, रूल बना दिया कि अगर किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना है तो उसे अपना एफिडेविट जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा, जिसमें वो अपनी डिटेल लिखेगा, उसके ऊपर कितनी क्रिमिनल केसेस है, कितनी प्रॉपर्टी है, सारी की सारी चीजें लिखेगा। इससे फायदा क्या होगा, अगर मान लो आपको पता चले कि यार पहले ही जब उसने पिछली बार इलेक्शन लड़ा था तो उसके पास 30 लाख की प्रॉपर्टी थी और अब एकदम से 40 करोड़ की हो गई, तो धोखाधड़ी करी होगी तो आप वोट नहीं दोगे। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये करप्ट है ना। नेक्स्ट जो है और जो लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन भी एक रिफॉर्म लेकर आई है। तो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली ये बोला है कि अब क्या करना पड़ेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उसके पास कितने पैसे कहाँ कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो इससे भी फायदा हो रहा है। ओके, क्योंकि धोखाधड़ी नहीं हो रही, बेसिकली पार्टी के अंदर कोई भी गलत आदमी नहीं आ पा रहा। ओके, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो पार्टी को भी डर लगा रहता है कि यार हम कुछ गलत काम करेंगे और कहीं गलत जगह से अगर हमारा पैसा आया तो हम फंस सकते हैं। तो ये भी चीज़ है जिससे पार्टी थोड़ा अच्छा काम करने की तरफ जाती है। नेक्स्ट है कि हाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बाई पार्टी सिस्टम। मैंने तीनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाई पार्टी सिस्टम उसके मेरिट और डीमेरिट बताने हैं, और मल्टी पार्टी सिस्टम मेरिट और डीमेरिट बताने हैं। पहले वन पार्टी सिस्टम सुन लो। वन पार्टी सिस्टम क्या, तीनों समझाया, वन पार्टी सिस्टम भी, मल्टी पार्टी सिस्टम भी और बाई पार्टी सिस्टम भी, इसको टू पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है,
ओके जी, वन पार्टी सिस्टम सुनो पहले। वन पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि जब एक ही पार्टी कंट्री के अंदर कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट बनाती है तो उसको वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल चाइना, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। ओके, उसके बाद है बाई पार्टी। बाई पार्टी का मतलब है जब किसी कंट्री में दो बड़ी बड़ी पार्टी हो जिनके 50-50% चांस हो जीतने के, तो उसको हम बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि यूएस और यूके में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पर और पार्टी नहीं है बट चांस जो है वो 50-50% ही पार्टी के होते हैं। या तो ये जीतेगी या ये जीतेगी, और जो छोटी छोटी पार्टी है एक दो सीट लेकर बैठ जाती है, बस ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। इसके फायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी है। फायदे क्या है? स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, ठीक है। स्टेबल गवर्नमेंट रहती है क्योंकि ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होती है ना तो अनस्टेबल हो जाती है, बट टू पार्टी सिस्टम में सिर्फ दो ही मेन पार्टी है। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होता है क्योंकि आपका अगर 50% चांस है तो सामने वाली का भी तो 50% चांस है जीतने का। मान लो आप जीत गए तो ऑपोजिशन जो होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, उसको पता है कि यार अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग अगली बार किसी और पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है जो 50% दावेदार है एक तरह से, मतलब वो भी जीत सकती है, वो भी हमारे बिल्कुल टक्कर में थी, लोग उसको वोट दे देंगे, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। इसके डीमेरिट क्या है? ये अनडेमोक्रेटिक है। इसका मतलब है कि दो चॉइस है आपके पास, दो से ज्यादा चॉइस नहीं है, तो इसलिए इसे अनडेमोक्रेटिक माना जाता है। और कैबिनेट डिक्टेटरशिप, एक तरह से कैबिनेट की डिक्टेटरशिप होती है ना। वो मतलब अपनी मर्जी चलाते हैं क्योंकि दो ही मेन पार्टियां होती हैं। ओके, अब बात करते हैं जी मल्टी पार्टी सिस्टम की, और जहां तक मेरे को पता है, ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का, पॉलिटिकल पार्टीज का। मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री के अंदर बहुत सारी, दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी और दो में से या दो से ज्यादा पार्टी भी साथ में मिलकर अपनी गवर्नमेंट बना सके तो उसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, जो कि इंडिया में फॉलो होता है। इसके भी कुछ फायदे और नुकसान है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया ना, दो या दो से ज्यादा पार्टी जब आपस में मिल जाती है, कोलाइड हो जाती है और गवर्नमेंट चलाती है तो उसको कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। और दो अलायंस है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक तो है यूपीए और एक है एनडीए, ठीक है। यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये जो है वो कांग्रेस का अलायंस है, इसमें कांग्रेस मेन पार्टी है, बाकी छोटी छोटी पार्टी है। और एनडीए के अंदर है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसमें जो मेन पार्टी है वो बीजेपी है और बाकी छोटी छोटी पार्टी है, ठीक है। चलो, मल्टी पार्टी सिस्टम के फायदे और नुकसान देख लेते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का पहला फायदा तो ये है जी कि लोगों को अलग बहुत सारी चॉइस मिल जाती है ना। बहुत सारे कैंडिडेट को, मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, एक ही इलाके के अंदर 10 कैंडिडेट खड़े होते हैं, अलग अलग पॉलिसी देते हैं, है ना। तो लोग जो हैं उनको अलग अलग पॉलिसी मिल पाती है, तो वो अपने हिसाब से चूज कर पाते हैं। इसका एक और फायदा ये है कि एक तरह से आप कह सकते हो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो पाता है। देखो, एक एरिया के अंदर अगर दो ही कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो कम रिप्रेजेंटेशन होगा, बट अगर 10 बंदे खड़े हो रहे हैं तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना। चलो जी, आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। चलो, अब इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि एक अनस्टेबिलिटी आती है जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती ना, तो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी कभी गवर्नमेंट नहीं बना पाती, तो इससे अनस्टेबिलिटी भी आती है और बहुत मैसी भी लगता है। और यही है, कभी भी कोई पार्टी, मेजरली यही होता है, कोई भी एक पार्टी कभी भी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती। ये दोनों सबसे बड़े ड्रॉबैक है हमारी मल्टी पार्टी सिस्टम के। चलो, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम सिविक हमारे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाले पे आएंगे कि पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। पार्टी सिस्टम एक ऐसी चीज है जो कोई कंट्री चूज नहीं करता। आपको इसका मतलब बताना है, जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। यहाँ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल दी कंट्री इन ऑल दी सिचुएशन, इसको भी जस्टिफाई करना है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। पार्टी सिस्टम एक ऐसी चीज है जिसको कोई कंट्री चूज नहीं करती। ये है ना, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि सोशल फैक्टर क्या है ना, हिस्ट्री क्या है, इलेक्शन कमीशन ने क्या पॉलिसी बनाई है, ओके, और हमारा एक तरह से उस एरिया की डेमोग्राफी क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो पार्टी सिस्टम को चेंज करती है। कोई भी कंट्री पार्टी सिस्टम को खुद चेंज नहीं कर सकती, है ना। जैसे एक टाइम पे, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, एक टाइम पे इंडिया के अंदर हमेशा कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनती थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो 30 सालों तक लगातार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, तो उस टाइम वन पार्टी सिस्टम आप कह सकते हो, वन पार्टी सिस्टम था। बट क्या आज भी वन पार्टी सिस्टम है? द आंसर इज नो। मतलब है एक तरह से, इस टाइम बीजेपी की मेन पार्टी है तो एक तरह से वन पार्टी सिस्टम जैसा है ना। बट एक टाइम पे हमारी मल्टी पार्टी सिस्टम भी आ गया, तो ये हमने क्या चेंज किया? हमने क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज किया? द आंसर इज नो, ये तो खुद चेंज हुआ। लोगों को लगा यार रीजनल पार्टी को वोट देना चाहिए, उन्होंने दिया, मल्टी पार्टी सिस्टम बन गया। उस टाइम जब इंडिपेंडेंट हुए थे तो लोगों को लगा कि कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए, तो वन पार्टी सिस्टम हो गया, ठीक है। चलो, तो यही पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है। ये मैंने आपको आंसर इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को आंसर फॉर्मेशन में दिक्कत आती है।
अब आ जाते हैं जी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे डराने वाले चैप्टर पे, जो बच्चों को डराना मतलब लगता है कि यार ये टफ चैप्टर है, बट एक्चुअल में सबसे इजी चैप्टर है। पता है मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन डिट्टो आता है, ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, कोई बाहर से नहीं देगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। बाकी में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट इसमें क्यों लैंग्वेज ज़्यादा चेंज नहीं होती, क्योंकि पहले से इनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो टीचर को भी पता है कि यार टफ को और टफ बना देंगे लैंग्वेज को, तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाएगा। तो एवरेज लेवल का पेपर होता है, कभी भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, तो उसमें ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जी पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी जो है बेटर फॉर्म ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट, या जो डेमोक्रेसी है वो बाकी एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट से अच्छी है, एक्सप्लेन करो, तो आपको आंख बंद करके ये पांचों पॉइंट लिख देने हैं। आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, इसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको इस चैप्टर में दिक्कत होती है, आपने किसी और टीचर से समझा और आपको लगता है कि सर हमारा ये वाला चैप्टर अच्छे से नहीं हो पाया, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, आप वो वीडियो जाकर देखो। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी वीडियो है, वो वीडियो जाकर देखो। अगर आपको ना समझ आए तो बात करना, एक ही बार में चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन आंसर के वे में भी समझाया मैंने, टॉपिक तो कवर करवाया और ये भी बताया कि इस टॉपिक के अंदर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ये देखो, डेमोक्रेसी जो है वो बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को इक्वालिटी दी जाती है, लोगों की रिस्पेक्ट करी जाती है, डिसीजन अच्छा होता है, प्रॉब्लम को आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो और अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हो। मिस्टेक को सुधारने का मतलब है, और चलो पहले ये ऊपर वाला भी समझा देता हूँ, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब है डेमोक्रेसी के अंदर आपको अगर किसी दूसरे लीडर से प्रॉब्लम है ना, तो बैठ के आप बातचीत करोगे। राजा रानी वाले सिस्टम में ऐसा नहीं होता, राजा तो आपको उड़ा देगा अगर उसको आपसे दिक्कत है तो। और यह है कि इस्ट अलाउ रूम टू इट्स करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, इसका मतलब है डेमोक्रेसी के अंदर आपने अगर किसी खराब लीडर को वोट दे दिया, अगली बार गलती सुधार लेना, किसी सही लीडर को वोट दे देना, तो आप गलती सुधार सकते हो। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। एक बार अगर किंग बन गया तो वो बन गया, अब उसका बेटा ही बेटा बनता जाएगा, अब आप कुछ नहीं कर सकते उसको हटाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आ रखा है सैम्पल पेपर में, बहुत बार देखा है मैंने, पीवाईक्यूज में तो देखा ही देखा है, सैम्पल पेपर जो न्यू आ रहे हैं उनमें भी देखा है, और साथ ही में मैंने आपके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर था ना सीबीएसई का ऑफिशियल, उसमें भी था ये वाला क्वेश्चन। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट ओवर, ठीक है, नेवर गेट्स ओवर, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट, या थोड़ा घुमा के दे सकता है। A public expression of dissatisfaction with the democracy show the success of democratic project, justify the statement, यानी है ना, लोग है ना डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के बारे में है ना, मैं आपको बता दूं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। डेमोक्रेसी आपको कितना दे, कितना भी दे दे, फिर भी आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यार थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, और यही एक्चुअल में डेमोक्रेसी की सक्सेस को दिखाता है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो अगर आप है ना 90% लाते हो ना, तो कोई ना कोई बंदा आपको जरूर बोलेगा यार आप तो 92 ला सकते थे, 95 ला सकते थे। अगर आप 33 लाते हो ना, तो अगर आप 34% भी लाए ना, तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत कम थी। बट जो 90 लाते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सक्सेसफुल ज़्यादा कौन हुआ? हमारा डेमोक्रेसी वाला, ठीक है। यहाँ हमारा जो, क्योंकि ये देखो एक तरह से सक्सेसफुल बच्चे को डेमोक्रेसी की तरह देखो, है ना। आप देखो कभी अगर कोई बच्चा 33% नंबर लाता है और वो 34% ले आए, तो टीचर थोड़ा सा खुश होगा, है ना, बहुत खुश होगा, क्योंकि उससे उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे। बट अगर कोई बच्चा 90 लाता है और वो 89 ले आया या 75 ले आया, तो उस बच्चे को बहुत डांटा जाएगा, जबकि वो इससे बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, बट डाटा इसलिए जाएगा क्योंकि उससे वो एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, है ना। तो यही है कि डेमोक्रेसी के साथ भी यही है कि डेमोक्रेसी के अंदर कितना भी दे दो लोगों को, वो थोड़ी सी और डिमांड करते हैं और थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन करते हैं, और यही कंप्लेंट एक्चुअल में डेमोक्रेसी की सक्सेस को दिखाती है। और यही एक पब्लिक एक्सप्रेशन है, जो डिससेटिस्फेक्शन का पब्लिक एक्सप्रेशन है, वही डेमोक्रेसी की सक्सेस को दिखाता है। पूरा आंसर लिख देना, यही क्वेश्चन आएगा। 2 लाइनें तो आप देखोगे ये वाली सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन में ये वाली लास्ट लाइन तो सेम ही है, अगर ऊपर वाला है तो नीचे वाली लाइन जरूर लिखनी है। अगर ये जो कुछ भी आ जाए, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन आए नीचे वाला, ये पूरा का पूरा आंसर ही लिखना है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री में है ना, मैं आपको पहले तो बता देता हूँ कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को सॉल्व करने में फेल रही है, इतना सक्सेसफुल नहीं है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप देखोगे बहुत ज़्यादा गैप होता है अमीर और गरीब के बीच में, ठीक है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, अमीर मतलब पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो यही देखो लिखा हुआ है
कि रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। देखो डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होती है, सबको इक्वल, जैसे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सबको इक्वल वोटिंग राइट है, चाहे आपके मदर हो चाहे फादर हो, सबको एक वोट देने का राइट है और सबका वोट इक्वल होगा। बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। आप ही की एज के, अगर आप ही के फादर की एज के कोई दूसरे पर्सन बहुत ही गरीब है, वो रोड पे रहते हैं, तो क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है? आपके फादर रिच है, आपके फादर के पास मान लो पैसा है, और जो जिनका एग्जाम्पल दिया उनके पास पैसे नहीं है, तो दैट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और पोवर्टी, ठीक है, पोवर्टी, पहले तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी समझ आ गया कि मैंने आपको ये बताया है कि बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर वो तो दी जाती है क्या, पॉलिटिकल इक्वालिटी, बट कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी दिखा रहा है, यानी डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होती, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, चलो जी। और ये बात लिखी हुई है कि एक कंट्री के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जो ज़्यादातर वेल्थ है ना वो कुछ ही लोगों के पास होती है, 1-2% के साथ होती है। इंडिया में भी ऐसा ही है, हमारे इंडिया में 3-4% लोग ही सुपर रिच होंगे और मैक्सिमम लोग तो बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, तो ये है। ओके, और डेमोक्रेसी के अंदर है ना, हर पॉलिटिकल लीडर अपने वोट को लूज नहीं करना चाहता, तो वादे तो वो बहुत करता है कि जी गरीबी खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट एक्चुअल में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, और वो सिर्फ वादा ही रह जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करने में डेमोक्रेसी फेल है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं सिर्फ, जल्दी से हम कर लेते हैं इसको कवर। कि एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसीज आर एबल टू एकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग, और ये भी लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड द हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन, यानी डेमोक्रेसी के अंदर सारे के सारे लोग जो हैं, अलग अलग सोशल डाइवर्सिटी के लोग जो हैं, वो पीसफुली और हार्मनी से रह पाते हैं। तो आपको बताना है क्या ये बात सही है, द आंसर इज यस। देखो, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, ठीक है, हमारी कंट्री में भी होते हैं, पूरी दुनिया में भी होते हैं। ठीक है, दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई है, पूरे पूरे वर्ल्ड में होती है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में होता है, हर कंट्री में होती है। ठीक है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, बट डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है ना, वहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, डेमोक्रेसी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, डेमोक्रेसी में पहली बात तो राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी जो होती है, उनकी पॉपुलेशन जो कम होती है ना, उनको राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो भी इक्वल सिटीजन बन पाए और कंट्री में कंट्रीब्यूट कर पाए अपना, ठीक है, अपनी लाइफ को बिता पाए और शांति से, पीसफुली और खुशी से रह पाए। और साथ में मेजोरिटी के साथ भी, मेजोरिटी भी क्या है कि उनको भी राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो भी पीसफुली रह सके, शांति से रह सके और खुशी से रह सके। ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। डेमोक्रेसी जो है वो इसलिए बहुत बढ़िया है क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर शांति से सारे के सारे लोग रहते हैं। ठीक है, बस दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप शांति बना पाओगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। पहली बात तो जो है वो ये है कि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को साथ में लेकर चले। याद है आपको, हमने श्रीलंका का चैप्टर पढ़ा था, एक चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग में हमने देखा था कि श्रीलंका है ना, अपने जो माइनॉरिटी है तमिल, उनको साथ में लेकर नहीं चली। आप देख लो, दंगे ही दंगे, खून ही खराबा, और आप अब तो बहुत हालत खराब है वहाँ की। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब पता नहीं बचेगी नहीं वो कंट्री या नहीं बचेगी, है ना, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी है कि आप क्या, दूसरी चीज़ ये है कि रूल बाय मेजोरिटी शुड नॉट बी रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी। अगर देखो, जैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर एक एरिया के अंदर, जैसे श्रीलंका के अंदर सिन्हाला ज़्यादा रहते हैं, तो वोट, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर कैंडिडेट भी सिन्हाला के ही खड़े होंगे और ज़्यादातर सिन्हाला ही जीतेंगे। ठीक है, वो सिन्हाला जीते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, बट वो सिन्हाला ऐसे ना हो कि सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लिए काम करे, सबके लिए काम करे। यही है कि रूल बाय मेजोरिटी शुड नॉट बी रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की डिग्निटी में और फ्रीडम को अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यानी लोगों को फ्रीडम दी जाती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, और यही बात लिखी हुई है कि डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, चलो, तो है क्या, देखो आपको यही बात लिखनी है कि बेसिकली डेमोक्रेसी जो है बाकी गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है डिग्निटी को और फ्रीडम को प्रमोट करने में। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपली तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। जैसे कि देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में फ्रीडम हमेशा दी जाती है, सबकी रिस्पेक्ट होती है, डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में भी होता है, कास्ट के बेसिस पे भी होता है, जेंडर के बेसिस पे भी होता है, बट इंडियन सिस्टम जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसको सपोर्ट नहीं करता। अगर किसी लेडी के साथ जेंडर के बेसिस पे कि आपको जॉब नहीं दी जाएगी, या फीमेल हो, इस बेसिस पे अगर आपके साथ, या चलो मेल के साथ तो होता है, मैंने खुद देखा है कि आपको जॉब नहीं दी जाएगी, आप मेल हो, ऐसा कुछ, बट अगर फीमेल के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो FIR कर सकती है ना।
मतलब अगर ये सोच के करा जाए कि नहीं आप कैपेबल नहीं हो, ये सारी की सारी चीज़ें, जबकि उनकी इक्वल क्वालिफिकेशन हो, तो अगर मान लो उनको बोला जाता है कि नहीं जी आप ये जॉब नहीं कर सकते, तो उनके पास राइट है कि वो FIR लॉन्च कर सकती है कि मेरे साथ जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और कास्ट के बेसिस पे भी ऐसा ही, अगर आपके साथ मतलब आपका और आप और आपका दोस्त सेम जॉब के लिए अप्लाई करते हो, सेम मार्क्स से सब कुछ सही है, दोनों ने सेम स्कूल से पढ़ाई करी है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि आपकी कास्ट कोई फलाना 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 है, और दूसरे को जॉब दे दी जाती है क्योंकि उसकी कास्ट फलाना 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 है। तो ये क्या है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसके खिलाफ भी आप FIR वगैरह कर सकते हो डेमोक्रेटिक कंट्री में। बट अगर ये मोनार्की सिस्टम होता, क्या आप कर पाते? मोनार्की सिस्टम में अगर राजा सोचता है कि औरतों को इक्वल राइट नहीं देने, तो नहीं देने। अगर मोनार्की सिस्टम में किंग ये सोचता है कि जी ये वाली कास्ट खराब है, ये वाली कास्ट अच्छी है, तो वो करेगा डिस्क्रिमिनेशन। बट डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जी हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ठीक है, कम से कम 6 क्वेश्चन तो आपको दूं लर्न करने के लिए, इतने तो करने ही है आपको। ठीक है, चलो पहले नीचे वाला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देखा कि डेमोक्रेसी और जो डिक्टेटरशिप है उनमें डिफरेंस बताना है डिसीजन मेकिंग में। तो देखो, डेमोक्रेसी के अंदर जब कोई डिसीजन लिया जाता है ना, तो वो नेगोशिएशन के साथ लिया जाता है, बातचीत होती है, डेलिब्रेशन होती है, मीटिंग होती है, पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लिया जाता है, तो टाइम लगता है क्योंकि सारा का सारा प्रोसीजर फॉलो होता है। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है वो डिसीजन एकदम टू दी पॉइंट, बिल्कुल एकदम टू दी पॉइंट तो नहीं होता, बेस्ट डिसीजन नहीं होता नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, राजा रानी वाले सिस्टम में, बट बहुत ही तगड़ा डिसीजन होता है, बहुत तेज डिसीजन होता है, फास्ट डिसीजन होता है। ठीक है, आपको डिक्टेटरशिप के फायदे भी पूछे जा सकते हैं, ये मैंने एक सैम्पल पेपर में देखा था। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, आपसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा डिक्टेटरशिप है, ठीक है, डिक्टेटरशिप के क्या फ़ायदे हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये लिखनी है कि जो डिक्टेटरशिप है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, सॉरी, सबसे बड़ा फ़ायदा है डिक्टेटरशिप में ये है कि स्टेबल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट तो होती नहीं बट स्टेबल होती है। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है इसका फास्ट डिसीजन होता है। ठीक है, ऑल तो देखो मेरे को लगता नहीं है कि डिक्टेटरशिप का पूछा जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के फ़ायदे पूछ सकता है, डिक्टेटरशिप क्योंकि फिर ये एक नेशनल इशू बन जाएगा, है ना, कि डिक्टेटरशिप के फायदे कैसे पूछ रहे अपने डेमोक्रेटिक कंट्री में, है ना। तो मेरे को लगता नहीं है, बट फिर भी मैंने एक सैम्पल पेपर में देखा तो मेरे को लगा यार बता देना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल। डेमोक्रेसी जो होती है प्रिंसिपल में तो अच्छी होती है, बट नॉट सो बी गुड इन प्रैक्टिस। आप सुनो इसका मतलब क्या है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी है ना दिखने में अच्छी है, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ना कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को राइट्स दिए जाते हैं, डिग्निटी होती है, डिसीजन मेकिंग बढ़िया। वो लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लिखा पढ़ी की बात है, देखने में ऐसा लगता है, होता कुछ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ उन्होंने, फॉलो नहीं होता। तो इसमें आंसर आपको लिखना है नहीं, ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी एक्चुअल में अच्छी भी है और वो प्रैक्टिस में भी अच्छी है और प्रिंसिपली भी अच्छी है। देखो मैं समझाता हूं, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप उसका कैसे फायदा उठाते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। लेट्स अज्यूम मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूं, मेरे साथ भेदभाव होता है, अगर मैं FIR लॉन्च नहीं करता तो किसकी गलती, मेरी गलती, डेमोक्रेसी की गलती, मेरी गलती ना। तो इसलिए यही है कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, हमारी एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी से बहुत हाई रहती है, हमें लगता है कि जो भी कंट्री के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर प्रॉब्लम है वो डेमोक्रेसी ही सही कर सकती है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वो सिर्फ एक कंडीशन क्रिएट करती है ताकि आप अपने जो भी गोल्स हैं उसको अचीव कर पाओ, और आप अगर उन गोल को अचीव नहीं कर पाते, उसका फायदा नहीं उठाते, तो वो आपकी गलती है, डेमोक्रेसी की नहीं। ठीक है, चलो जी, आई होप ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो गए हो। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा कुछ ही टाइम में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले क्या, अभी 2-3 घंटे में मैं ट्राई करूंगा कि सेकंड पार्ट इसका डाल दूं, वो क्वेश्चन करके जाना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और बाकी जो हमारे अलग अलग चैनल है, मेन पॉइंट टैग, मेन पॉइंट गेमिंग, यूनिक वर्ल्ड, मेरा व्लॉगिंग चैनल, तो उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उनको सब्सक्राइब करना आप मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।